दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए का ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध, असिद्ध, सिद्ध नहीं, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा एवं निश्चायक सबूत। प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, ये क्या है इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। जो एलएलबी के स्टूडेंट हैं, खासकर थर्ड ईयर के, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी वीडियो है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम टाइम के अंदर जो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। सिद्ध, असिद्ध एवं सिद्ध नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 में शब्द सिद्ध, असिद्ध एवं सिद्ध नहीं को परिभाषित किया गया है। इन शब्दों को क्रम से साबित, प्रूव्ड, ना साबित, डिसप्रूव्ड एवं साबित नहीं, नॉट प्रूव्ड भी कहा जाता है। सिद्ध क्या है, साबित क्या है? धारा 2 के अनुसार कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। ठीक, यानी अब कोर्ट ने मान लिया है, विचार किया है, ऐसे ही नहीं माना है, सिद्ध हुआ मान लिया है, साबित हुआ कहा जाता है। कब? जब मतलब उसका जो अस्तित्व है, ठीक है, विश्वास करता है तथ्य का कोई भी अस्तित्व नहीं है, तब वो जो है साबित हुआ मान लिया जाता है। अब आगे ये क्या कहता है? भौतिक जगत में हमें अनेक कार्य करने होते हैं, लेकिन सभी कार्यकलापों में पूर्ण निश्चितता पाना हमारे लिए असंभव होता है। ठीक है, वो वैसा का वैसा हो, कोई ज़रूरी नहीं है। पूर्ण निश्चितता हो, 100% जो है वो राइट हो वो चीज़, ये कोई ज़रूरी नहीं होती है कई मामलों में। अतः अधिकतम संभावनाओं की मात्रा के आधार पर ही कार्य करने के अतिरिक्त हमारे समक्ष अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता है। स्वयं न्यायालय ही इसी अवधारणा का सहारा लेता है, यानी कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होती और कोई भी चीज़ 100% गलत भी नहीं होती, ये इस तरीके से बोल रहा है। तो आगे ये क्या कहता है? न्यायालय किसी तथ्य के अस्तित्व पर या तो निश्चित रूप से विश्वास कर लेता है या फिर उसके अस्तित्व को अधिकतम संभाव्य समझ लेता है। ये दो बातें ये बता रहा है। ऐसा करते समय न्यायालय को एक प्रज्ञावान व्यक्ति, ठीक है, यानी प्रूडेंट पर्सन की ये जो बात कर रहा है, क्या कह रहा है? प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह कार्य करना चाहिए, कार्य करना होता है। प्रज्ञावान व्यक्ति से अभिप्राय यहाँ ऐसे व्यक्ति से है जो व्यवहारिक बातों में विवेकपूर्ण या समझदार होता है। व्यवहारिक बातों के अंदर विवेकपूर्ण होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, वो प्रज्ञावान व्यक्ति है। दूसरे शब्दों में हम एक साधारण बुद्धि अथवा विवेक वाले व्यक्ति को प्रज्ञावान व्यक्ति कह सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या कहता है आगे? यह एक ऐसा साक्ष्य है जो तार्किक मनुष्य को किसी युक्तियुक्त निष्कर्ष की ओर ले जाता है। ये जो चीज़ है ना साबित, ठीक है, ये कोर्ट मानती है, ठीक है, विचार करने के बाद। और कोर्ट जो है वो प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह विचार करेगी, ठीक है। और प्रज्ञावान व्यक्ति कौन होता है? जिसे विवेक और जो समझदार होता है किन बातों के अंदर? व्यवहारिक बातों के अंदर, ठीक है। या यूं कहें कि साधारण बुद्धि, ठीक है, और विवेक वाले व्यक्ति को प्रज्ञावान व्यक्ति कह सकते हैं। ये बातें ये कह रहा है। यह ऐसा साक्ष्य है जो तार्किक मनुष्य को किसी युक्तियुक्त निष्कर्ष की ओर ले जाता है। अब ये हमें ऐसा साक्ष्य है, ये साबित जो सिद्ध है, हमें एक युक्तियुक्त निष्कर्ष की ओर लेकर के जाता है, हमें बताता है, कोई दिशा हमें दिखाता है, कोई कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलता है इससे, ठीक है। अब ये आगे क्या कहता है? ये जो मामला है विजय सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें ये क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि साबित हो जाने का तात्पर्य गणितीय स्तर वाले सबूत से नहीं है, ठीक है। 2 + 2 = 4, ठीक है, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि यह असंभव है। इसका तात्पर्य केवल ऐसे साक्ष्य से है जो किसी भी प्रज्ञावान व्यक्ति को एक विशेष निष्कर्ष पर आने के लिए प्रेरित करता है। कुछ निष्कर्ष निकले कोई बात का, ठीक है, उसके ये बारे में बता रहा है। बबूदा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, गजब का मामला है। चलिए इसको पढ़ते हैं।
इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि संदेह सबूत का स्थान नहीं ले सकता, ठीक है, और न ही न्यायाधीश की नैतिक जो विश्वास की अभियुक्त दोषी है, ठीक है। संदेह एक ऐसा सागर है जिसका कोई किनारा नहीं होता। मुझे लगता है कि इसने क्राइम किया है, न्यायालय ऐसा नहीं करता है, कोर्ट ऐसी नहीं करती है, इस बात को आप ध्यान रखिए। संदेह जो है वो सबूत का स्थान नहीं ले सकता है भाई। हमको संदेह है, हमको लगता है, हमको शक है, जो प्रूफ है, जो एविडेंस है, उसका स्थान ये नहीं ले सकता है। मुझे लगता है कि यार इसी ने क्राइम किया है, इसकी शक्ल तो क्रिमिनल जैसी है, यही है, इसी ने किया होगा। ये तो अनपढ़ है, ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, इसको तो बोलने की तमीज़ नहीं है, इसको तो खाने पीने की ओढ़ने पहनने की भी तमीज़ नहीं, इसी ने किया होगा। तो इस आधार पर जो है ये केस बताता है बबुआ बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। ये केस आप याद रखें कि संदेह जो है वो कभी भी सबूत का स्थान नहीं ले सकता। अब आगे एक और केस है SD सोनी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। इस मामले में क्या होता है, जितना अधिक गंभीर प्रकृति का अपराध होता है उतना ही अधिक सही सबूत आवश्यक होता है। अब ये चीज़ आप देखिए कि वो उतना ही सही सबूत क्यों आवश्यक होता है। अब देखिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया है या फिर चोरी कर ली है, ठीक है, बहुत सारा सोना स्कैम कर दिया है बड़ा, तो उसकी जो सज़ा है वो कम नहीं होती है भाई, 10-10 साल होती है, उम्र कैद की उनको सज़ा होती है, फांसी की सज़ा उनको सुना दी जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो ऐसी सज़ा नहीं है। तो इसके अंदर ये देखना पड़ता है, अब किसी ने रेप किया है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सबूत हमारे पास होना चाहिए। हम ऐसे ही जो है वो उसको संदेह के आधार पर या कुछ एक बातों को देख करके ये नहीं कह सकते कि भाई जो है उसी ने जो है वो मर्डर किया है, कि भाई वो तो CCTV कैमरे के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे तो लगता है कि हाँ यही गया है अंदर कमरे के, तो इसी ने किया होगा मर्डर जो है वो। तो ऐसा नहीं है, आपको जो है वो सारे प्रूफ, सारे सबूत चाहिए कि भाई इसका DNA क्या है, इसका जो है वो सीमन, इसका ब्लड, सब कुछ हुआ है जो चेक करना पड़ता है। इसके जो फिंगरप्रिंट अगर इसने चोरी की है तो वो है या नहीं, दरवाजे की सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती। हार्नेल बनाम न्यू बर्जर प्रोडक्शन लिमिटेड वीकली जो है ये मामला दिया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें LJ डेनिंग द्वारा यह कहा गया कि सिविल मामलों में किसी तथ्य के बारे में यह मान लिया जाता है, गौर से सुनना आप, सिविल मामलों की यहाँ पर ये बात कर रहा है, ठीक है, सिविल मामलों की बात कर रहा है। सिविल मामलों के अंदर तथ्य के बारे में यह मान लिया जाता है कि यह साबित हो गया है यदि साक्ष्य यह सुझाव देता है कि उसका होना संभावित था, किंतु दांडिक मामलों में किसी भी तथ्य को तब तक साबित नहीं माना जाता है जब तक उसका अस्तित्व ऐसी सीमा तक सिद्ध न हो जाए कि उसके घटित होने के बारे में कोई युक्त संदेह भी न रह जाए। यानी सिविल जो मामला होता है, ठीक है, सिविल मामला और जो क्रिमिनल मामला है, ठीक है, दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस होता है साबित को लेकर के, ठीक है, साबित को लेकर के डिफरेंस होता है। जो सिविल मामला रहता है उसके अंदर तो जो है वो कोर्ट मान लेती है कि साबित है ये चीज़, लेकिन क्रिमिनल मामले के अंदर वो ये मान लेती है कि ये असिद्ध है, ठीक है, ये अभी साबित नहीं है, आप इसको साबित कीजिए, आप ही को साबित करना पड़ेगा, ठीक। आगे क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है, कै पर खै के घर में चोरी करने का आरोप है। साक्ष्य में 3 प्रत्यक्षदर्शी गवाह यह कहते हैं कि उन्होंने कै को खै के घर में चोरी करते हुए देखा है। कै को भागते हुए मौके पर ही पकड़ लिया जाता है और उसके कब्जे में चोरी का माल बरामद हो जाता है। चोरी किया भैया, माल बरामद हो गया उसके पास से, ठीक है, पकड़ा गया। कै चोरी की स्वीकृति, कन्फेशन, यानी वो कहता है कि हाँ भाई मैंने चोरी की है, ठीक है, ये भी बात वो बोल रहा है। यह तथ्य साबित माने जाने योग्य है। अब ये तथ्य साबित माने जाने योग्य, अब साबित मान लिया अब इसको कोर्ट ने, ठीक है। अब जो है वो प्रज्ञावान व्यक्ति क्या काम करता है, अब वो जो असिद्ध है, ठीक है, ना साबित, उसका जो अस्तित्व है उसके ऊपर वो काम कर रहा है अब, ठीक। अब ये एग्जाम्पल
बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ये आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। अब असिद्ध क्या है, नासाबित जो है, अब हम इसको पढ़ने वाले हैं कि असिद्ध जो है क्या होता है। तो असिद्ध अर्थात नासाबित, साबित के ठीक विपरीत, हमको इसका उल्टा करना है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो धारा दो, कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है, या उसके अन्य अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर आगे ये दो बातें बता रहा है, ये भी हमको देखनी है, ये दोनों बातें एक एक करके हम देखते हैं। एग्जाम के अंदर भी आप इनको लिख सकते हैं। स्पष्ट है कि असिद्ध नासाबित की परिभाषा सिद्ध साबित के ठीक विपरीत है। इसमें न्यायालय या तो यह विश्वास कर लेता है कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, यानी कोई अस्तित्व नहीं है इस चीज़ का, भाई उसके अन्य अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझ लेता है कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में कोई प्रज्ञावान व्यक्ति इस अनुमान पर कार्य करता है कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। अब ये थोड़ा जो है वो अलग सा हो जाता है, आप इसको जो है वो नहीं समझ पाए। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही अच्छा और गजब का एग्जाम्पल इसके अंदर दे रखा है, उदाहरण दे रखा है। इसके अंदर क्या होता है कि कै पर खै की हत्या का आरोप है, ठीक है, मर्डर कर दिया है भाई, आरोप है, उसके ऊपर आरोप लगा दिया है। अब कै यह साबित कर देता है कि जिस दिन की घटना बताई जाती है उस रोज कै अमूक जेल में बंद था, ठीक है। अब कै पर है खै की हत्या का आरोप, कै ने मारा है खै को, ये आरोप लगा है, और कै ये कह रहा है कि भाई मैं तो जो है तिहाड़ जेल के अंदर बंद था, ठीक है, या फिर मैं रेलवे स्टेशन के अंदर था, मैं तो बैंक के अंदर था, बैंक का CCTV कैमरा चेक कर लीजिए आप, ठीक है। वही दोपहर के 2 बजे हुआ था मर्डर, में तो 2 बजे जो है वो बैंक के अंदर बैठा था, ठीक है, या फिर मैं तो डॉक्टर के पास गया हुआ था, मेरे को तो जॉन्डिस था, मैं तो ब्लड सैंपल दे रहा था 2 बजे, आप कैमरा चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये असिद्ध है, ठीक है, नासाबित मान लेता है। अब उसको जो है वो कोर्ट नासाबित मान लेगा कि भाई इसने नहीं किया है मर्डर। अब आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है, कि उसने मर्डर किया है, तो ये बहुत ही जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, और इसके अंदर प्रज्ञावान व्यक्ति जो है वो काम करता है कि इसका कोई अस्तित्व फिर नहीं है इस बात का, ठीक है। ये एग्जाम्पल था, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था। अब देखते हैं सिद्ध नहीं, साबित नहीं हुआ। अब इसके अंदर क्या है कि ना तो कोर्ट जो है वो ये मानती है कि ये साबित है, ठीक है, और नहीं ये न मानती है कि ये ना साबित है, सिद्ध भी है और नहीं भी है, ये दोनों बातें करने वाली बातें हो जाती हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं, ये क्या कहता है सिद्ध नहीं। धारा 2 के अनुसार यह कहा गया है कि कोई तथ्य साबित हुआ तब साबित नहीं हुआ तब कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया है और न ही ना साबित किया गया, दोनों बात कर देता है। इस प्रकार अभिव्यक्ति साबित नहीं हुआ साबित और ना साबित के बीच की मानसिक स्थिति है, यह किसी तथ्य के साबित या ना साबित दोनों से इनकार करती है। जब किसी मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सके कि कोई तथ्य साबित हुआ है या ना साबित हुआ है, तो उसे साबित नहीं हुआ कहा जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं आप, देखिए ये देखिए भगवान पाटिल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक अच्छा प्रकरण है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि जब सत्य एवं असत्य तथ्य एक दूसरे से इस प्रकार मिले हों कि उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता हो, तो ऐसा तथ्य साबित नहीं हुआ माना जाता है। अब मतलब ये कह रहा है कि भाई लग भी रहा है ये सच है और लग भी रहा है कि ये झूठ है, ऐसा हुआ भी होगा और ऐसा नहीं भी हुआ होगा, ये दोनों बातें कर देता है। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही एग्जाम्पल इसके अंदर दे रखा है। उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि कै पर खै को लूटने का आरोप है कि भाई लूट मचा दी उसने, जो है वो कै ने लूट लिया, खै को लूट लिया, ठीक है, लूट मचाई है उसने। तो अब क्या होता है, घटना के 2 प्रत्यक्षदर्शी जो गवाह हैं, लेकिन दोनों गवाह पक्षद्रोही हॉस्टाइल हो जाते हैं। यानी पहले तो वो कह रहे थे कि भाई हम जो है वो फेवर में गवाही देंगे, ठीक है, कि भाई लूटा गया है, जो है वो कै ने लूटा है खै को, हम गवाही देंगे। अब क्या होता है कि हॉस्टाइल पक्षद्रोही हो जाते हैं, जो बात कहनी थी वो नहीं कहते, ठीक है, अपनी बात से मुकर जाते हैं।
तो यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्योंकि न तो यह कहा जा सकता है कि कै द्वारा ख को लूटा गया है, ठीक है। अब बात यह नहीं कही जा सकती कि कै ने ख को लूटा है, और न ही यह कहा जा सकता है कि कै द्वारा ख को नहीं लूटा गया है। अब लूटा भी गया और नहीं भी लूटा गया, दोनों बात हो गई, ठीक है। पक्षद्रोही हॉस्टाइल विटनेस थे उसके अंदर दो, वो अपनी बात से मुकर जाते हैं, जो उनको कहना था वो नहीं कहा। अब इसके अंदर जो है वो और कोई एविडेंस आपको देना हो, या तो जो है वो यह कहे कि मैं बैंक के अंदर था या कहीं और था, उसको कोई ऐसा प्रूफ देना होगा, ठीक है। या फिर मैं कोर्ट के अंदर था कि मेरी तो पेशी थी कहीं और, ठीक है। तो वो या तो ये बात बोले, या फिर ख जो है या फिर जो है वो ख कोई प्रूफ दे कि नहीं नहीं ये वहीं पर ही था 2 बजे, तो दोपहर के 2 बजे मैं जा रहा था जो है वो अपने अपने बच्चे को लेने के लिए जा रहा था स्कूल, तो मेरे पास तो पर्स था मेरा, वो लूट लिया वगैरह वगैरह कुछ भी। तो अब यहाँ पर हम कुछ एक चीज़ें और देखते हैं। उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, निश्चायक सबूत कंक्लूसिव प्रूफ क्या है, ठीक है, ये हम देखते हैं। आसान सी चीज़ें हैं, अगर आप एग्जाम्पल से देखेंगे इनको तो ये ज़रूर आपको समझ में आ जाएगी और जल्दी समझ में आ जाएगी। साक्ष्य विधि में उपधारणा प्रिजम्पशन का महत्वपूर्ण स्थान है। साक्ष्य विधि के अनुसार सामान्यतः किसी भी तथ्य को साक्ष्य द्वारा साबित करना होता है, लेकिन कभी कभी कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो बिना साक्ष्य के ही उपधारणा के आधार पर साबित मान लिए जाते हैं। अतः उपधारणा किसी तथ्य के अस्तित्व का एक ऐसा निष्कर्ष का अनुमान है जो बिना साक्ष्य के कुछ दूसरे तथ्यों के आधार पर जो पहले से साबित हैं या जो वर्तमान में साबित मान लिए गए हैं निकाला जाता है। मतलब कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनसे ये लगता है कि कुछ ऐसा हुआ हो सकता है, तो वो जो है उपधारणा के अंदर आता है, उपधारणा कर सकेगा के अंदर आता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं वेस्ट के अनुसार जहाँ किसी तथ्य की सत्यता या असत्यता के बारे में स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता हो, वहाँ किसी स्वीकृत या स्थापित तथ्य से संभाव्य तर्क के आधार पर उसकी सत्यता या असत्यता के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक अनुमान लगाया जाना ही धारणा है। यानी एक तरीके से अनुमान लगाता है कि भाई तू बैंक के अंदर था या नहीं था, कहाँ था, क्यों वहाँ था, वहाँ क्या काम था, वगैरह वगैरह। इस तरीके से उससे सवाल वगैरह पूछे जाते हैं, और कुछ एक जो है वो चीज़ों के आधार पर कि जो है वो कि 2 बजे तो जो है वो दोनों ही कै और ख बैंक के अंदर थे, तो कै ने जो है वो लूट मचाई हो सकती है ख के साथ, ऐसे वगैरह। जो है वो कै को जो है पैसों की ज़रूरत है, इसके ऊपर तो है वो लोन चल रहा है, या फिर कै जो है वो पहले भी जो है उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा है। तो ये इस तरीके से कुछ संभावनाएं होती हैं, ठीक है। सकारात्मक नकारात्मक अनुमान लगाने की जो है वो कोशिश की जाती है। उदाहरण क्या है इसके अंदर काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। किसी स्थान से धुआं निकलते देखकर बिना किसी साक्ष्य यह उपधारणा की जा सकती है या अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ अवश्य ही आग होगी। उपधारणाएं 3 प्रकार की होती हैं। तथ्य की उपधारणा, अब देखना आप गौर से, तथ्य की उपधारणा, विधि की उपधारणा और तथ्य एवं विधि की मिश्रित उपधारणा। यानी ये 3 प्रकार की उपधारणा बता रहा है कि भाई उपधारणा जो है वो एक नहीं होती है, 3 होती है। तथ्य की उपधारणा, विधि की उपधारणा, ठीक है, विधि और तथ्य की मिश्रित उपधारणा। ये जो उपधारणा कर सकेगा तो ये क्या है, आग लगी हुई हो सकती है, धुआं उठ रहा था वहाँ से, तो आग वहाँ पे हो सकती है, ये उपधारणा हमने की है। उपधारणा कर सकेगा, ये था उपधारणा कर सकेगा, ठीक है। और आगे दिया हुआ है उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एक चीज़ें हम और देखेंगे उपधारणा कर सकेगा के अंदर, और इसी के साथ उपधारणा करेगा हम आगे बढ़ते हैं। उपधारणा कर सकेगा क्या कहता है, ये जो है उपधारणा उपधारणा कर सकेगा, इसके अंदर जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 में शब्द उपधारणा कर सकेगा में प्रिज्यूम की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वह न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा यदि, और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है उसके सबूत की मांग कर सकेगा। यानी वहाँ पर जो है आग लगी हुई है ये मान लेगा न्यायालय। अब जब तक आप जो है वो ये सिद्ध नहीं कर देते हो कि जी नहीं वहाँ पर तो आग नहीं लगी हुई थी, वहाँ पर तो जो है वो पोल्यूशन जांच करने के लिए जो है वो पुरानी गाड़ी हमने स्टार्ट कर रखी थी, पुरानी गाड़ी से वो धुआं निकल रहा था, आग नहीं लगी हुई थी,
ठीक है, तो ये आपको जो है वो साबित करना होगा। तो ये यही बात कहता है कि वेन एवर इट इज़ प्रूव्ड बाय दिस एक्ट एंड कोर्ट में presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। ठीक है, ये बात ये कह रहा है। इस प्रकार उपधारणा कर सकेगा न्यायालय किसी तथ्य के बारे में अनुमान करने अथवा न करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है। धारा 2 के अंतर्गत जहाँ न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा वहाँ ऐसे तथ्य को या तो साबित माना जा सकता है जब तक कि वह ना साबित नहीं कर दिया जाता है। ऐसे तथ्य के सबूत प्रूफ की मांग कर सकेगा। ठीक है, उदाहरणार्थ जब किसी तथ्य के बारे में 7 वर्ष तक कुछ नहीं सुना जाता है, जिसके बारे में यदि वह जीवित होता तो सुना जाता, वहाँ की उसकी मृत्यु के बारे में उपधारणा की जा सकती है। ऐसी मृत्यु को सिविल डेथ कहा जाता है। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान रखना कि जो क्रिमिनल मामले होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था वो चोरी वाला, बैंक वाला, तो वो थोड़ा अटपटा सा एग्जाम्पल लगता है। क्रिमिनल मामले के अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं, यानी सिविल मामले के अंदर एक तरीके से देखा जाता है और सिविल मामले के अंदर भी होता है, क्रिमिनल मामले के अंदर होता है, लेकिन जो घटना से संबंधित होता है ज़्यादातर उसके अंदर ये चीज़ देखी जाती है। जैसे कि आग वाली मैंने आपको बताई, तो कोर्ट ऐसी मान लेता है कि भाई वहाँ से धुआं उठ रहा था, तो हो सकता है वहाँ पे आग लगी हुई हो। ठीक है, तो वो जो है उपधारणा कर सकेगा में आता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई 7 साल तक कुछ सुना नहीं गया, कोई फ़ोन कॉल नहीं किया गया है, कोई उसके बारे में सूचना नहीं है, तो जो है वो कोर्ट क्या मानेगी कि भाई वो तो मर चुका है। ठीक है, लड़की है जो डिवोर्स लेने के लिए है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, 7 साल हो गए, पति को मैंने देखा नहीं है, नहीं कोई सूचना है, कुछ भी नहीं है, तो मरा हुआ मान लेती है कोर्ट उसको। अब उपधारणा करेगा के बारे में हम पढ़ते हैं। अब उपधारणा करेगा यानी सेल्फ प्रेज्यूम, मैं प्रेज्यूम पढ़ लिया, सेल्फ प्रेज्यूम हम पढ़ते हैं। अधिनियम की धारा 2 के उपधारणा करेगा सेल्फ प्रेज्यूम की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है। ठीक है, जब तक आप ना साबित नहीं करोगे उपधारणा कर लेता है अधिनियम द्वारा, न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा। अब आपको ना साबित नहीं करोगे ना जब तक आप, तो वो उपधारणा रहती है उस तथ्य की। कोर्ट ने उपधारणा सेल्फ प्रेज्यूम मान लिया है उसको। व्हेनेवर इट इज directed by this act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। ठीक, जब तक आप डिस्प्रूव नहीं करोगे, ठीक, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव। इस प्रकार उपधारणा करेगा से तात्पर्य है न्यायालय किसी तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि वह ना साबित नहीं कर दिया जाता। ठीक है, दूसरे शब्दों में उपधारणा करेगा से अभिप्राय अखंडनीय एवं निश्चायक उपधारणा है, निश्चायक उपधारणा है। ठीक है, आप खंडन कीजिए उसका। उदाहरण के लिए आप देखिए, जहाँ हत्या के अपराध का कोई अभियुक्त अपने आप को विकृत चित्त बताते हुए अपवादों के अंतर्गत आने का अभिकथन करता है, वहाँ उसे विकृत चित्तता को साबित करना होगा, क्योंकि न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करता है। अब न्यायालय ने जो है वो परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करता है, इस चीज़ को आप समझिए। अब बंदा कह रहा है, अभियुक्त है, अपराध कर दिया है, हत्या कर दी है भाई, ठीक है, अब वो कह रहा है कि नहीं मैं तो पागल हूँ, मैं तो विकृत चित्त हूँ। तो हम कैसे मान लें कि भाई तू विकृत चित्त है, तू प्रूफ कर। ठीक है, हमने मान लिया कि तू बिल्कुल तेरा जो है वो माइंड बिल्कुल सही है, तू हर चीज़ समझ सकता है, सही और गलत को जानता है। ठीक है, तो हम कैसे मान लें कि तू विकृत चित्त नहीं, तू तेरा दिमाग खराब है, तो तुम बता, पहले सिद्ध करके बता हमको। ठीक है, अब ये इसके अंदर केस दिए गए हैं के अनुसार उपधारणा कर सकेगा एवं उपधारणा करेगा के बीच मुख्य अंतर न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति का है। उपधारणा कर सकेगा में न्यायालय को उपधारणा करने या न करने की विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है, जबकि उपधारणा करेगा में कोई विवेकाधीन शक्ति प्राप्त नहीं है। अब जो उपधारणा करेगा, ठीक है, इसके अंदर कोई भी विवेकाधीन शक्ति प्राप्त नहीं होती है कोर्ट, लेकिन ये जो उपधारणा कर सकेगा, ठीक, इसके अंदर वो अपने विवेक से उपधारणा कर सकता है।
निश्चायक सबूत कंक्लूसिव प्रूफ सभी उपधारणाओं में महत्वपूर्ण एवं प्रबलतम है। न्यायालय इसे ना साबित करने की अनुज्ञा नहीं देता है। ठीक है, अधिनियम धारा 2 में निश्चायक सबूत के बारे में बताया गया है। अब इसके अंदर मैं आपको सीधा एक एग्जाम्पल के ऊपर लेकर के जाता हूँ, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये देखिए 280 दिन, ठीक, धारा 16। अब इसको आप गौर से सुनिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 116 निश्चायक सबूत का एक अच्छा उदाहरण है। धारा 116 में यह कहा गया है कि यह तथ्य किसी व्यक्ति का जन्म, उसकी माता और किसी पुत्र के बीच विद्यमान विवाह कायम रहते हुए या उसका विघटन होने के उपरांत माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर हुआ था, इस बात का निश्चायक सबूत कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि उस पुरुष का धर्मज पुत्र है, जब तक कि दर्शित न किया जाए कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे किसी समय नहीं थी जब उसका गर्भधान किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब जो है वो माता है, ठीक है, और P4 पिता है। अब उनका P4 पुत्र है, P1 मान लीजिए। ठीक, अब माता और ये जो पुरुष है ना, इनकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है। और विवाह जो हो गया है, अब विवाह होने के बाद अगर डिवोर्स या तो विवाह होते अगर संतान पैदा हो जाती है तो भाई कंक्लूसिव प्रूफ है वो उन्हीं का ही बेटा होगा और किसका बेटा होगा। ठीक है, ये ऐसा कोर्ट जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ है। और अगर वो डिवोर्स हो जाता है अविवाहित रहते हुए, डिवोर्स होते हुए 280 दिन के भीतर अगर कोई पुत्र या पुत्री जन्म ले लेती है तो वो भी जो है वो धर्मस्थ पुत्र जो है उस पुरुष का, माता का माना जाएगा कि भाई उसी का है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये चीज़ जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ के अंदर न आए तो आपको ये साबित करना होगा कि वो तो भाई एक दूसरे से मिले ही नहीं, उनके बीच में तो गर्भ धारण जो है वो हो ऐसा उनको कभी टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, वो एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ फिर आपको साबित करनी होगी। ठीक है, वैसे आजकल टाइम तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह चल गई है, बहुत ही पुराना टाइप का मामला सा लगता है। और ठीक है, तो ये उन्हीं का जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है, उन्हीं की संतान माने जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने इस वीडियो को सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।